हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा आपके साथ हूँ इस वीडियो में फिलिप लार्किन का वर्क चर्च गोइंग लेकर। इस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टडी करेंगे हम चर्च गोइंग पर। इंट्रोडक्शन लेंगे सबसे पहले इस वर्क का, उसके बाद में इंट्रोडक्शन लेंगे राइटर का, और फिर करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, साथ में वोकेबलरी, पोएटिक डिवाइसेस और सम अप इस पोएम का। तो एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टडी रहेगी इस वर्क की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि चर्च गोइंग जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आई, यानी आपके हमारे आम जनता के सामने कब आई। 18 नवंबर 1954 को पब्लिक के सामने आई थी, जब ये बहुत ही फेमस वीकली ब्रिटिश मैगजीन, ये वीकली थी, द स्पेक्टेटर, उसमें छपी थी। और उसी साल अप्रैल और जुलाई के बीच में लिखी गई थी। ठीक है। पोएम के अंदर आप देख रहे हैं, ये पोएम जब आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे ये लार्किन की हैबिट से इन्फ्लुएंस्ड है। लार्किन की हैबिट थी साइकिलिंग की, और वो कंट्री साइड के जो चर्चेस थे ना उनको विजिट किया करते थे, और विजिट करके वो उनकी कंडीशंस को देखते थे। और जो युद्ध के बाद में जो मूड था ना वो दिखाती है ये पोएम, कि जो पोस्ट वॉर जो उनका मूड रहा, दैट मिक्स्ड आउट विद अ क्वाइट विश फॉर ट्रेडिशन, कि ट्रेडिशंस की उनके दिमाग में एक जो विश बनी हुई थी वो, और साथ ही साथ उनके साइकिलिंग की जो हैबिट थी, कंट्री साइड जाके चर्चेस को देखना, उनकी कंडीशंस का के बारे में पता लगाना, उनका मिला जुला जो है ना रूप इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा। पोएम को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इट वॉज लेटर फीचर्ड इन हिज मेजर बुक द लेस डिसीव्ड। बाद में ना ये जो पोएम है फिलिप लार्किन की बहुत ही फेमस, बहुत ही सक्सेसफुल वॉल्यूम द लेस डिसीव्ड के अंदर शामिल किया गया। अक्टूबर 1955 में द मार्वल प्रेस जो है उसके द्वारा पब्लिश किया गया था इसको। हालांकि मार्वल प्रेस जो है एक छोटा सा एकदम इंडिपेंडेंट सा एक कामकाज का ऑफिस था, जिसको जॉर्ज और जीन हार्टले चलाते थे। लेकिन फिर भी ये 20th सेंचुरी की इंग्लिश पोएम में एक बहुत बड़ा मतलब ये कहिए डायमंड की तरह बन गया ये जो पोएम है वो। और ये जो बुक है एज द बुक्स की पोएम, ये जो पोएम है ना इस बुक के अंदर जब आई तो इसने इंस्टेंट प्रेज गेन करी और लार्किन को बना दिया लीडर, द मूवमेंट का लीडर। और मूवमेंट क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। मूवमेंट एक ग्रुप जो प्रेफर किया करते थे क्लियर रियल लाइफ राइटिंग को ओवर द कंफ्यूजिंग स्टाइल ऑफ द पास्ट। यानी जो पहले आए राइटर वो कंफ्यूज रहते थे उनकी राइटिंग से अलग, और जो मॉडर्निस्ट थे उनकी राइटिंग से थोड़ा अलग। ये प्रेफर करते थे क्लियर और रियल लाइफ राइटिंग्स को, और ऐसे ग्रुप के लार्किन जो है वो बन गए लीडर। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हमारे वर्क का। अब हम जिसने ये पोएम लिखी है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, फिलिप लार्किन इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। एज यू नो वेरी वेल कि फिलिप लार्किन जो है वो ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट ऑफ 20th सेंचुरी माने जाते हैं। लाइफ स्पैन आपके सामने है 1922 टू 1985। ठीक है, अब देखिए द मोमेंट के ये की फिगर के रूप में थे, एक ग्रुप राइटर्स का जो टर्न अवे फ्रॉम कंफ्यूजिंग मॉडर्न स्टाइल्स टू फोकस ऑन क्लियर लैंग्वेज, ऑनेस्ट डाउट एंड द ऑर्डिनरी डिटेल्स ऑफ एवरीडे ब्रिटिश लाइफ। ऐसा ग्रुप जो ऑर्डिनरी डिटेल्स एवरीडे ब्रिटिश लाइफ की रखना चाहते थे, ऑनेस्ट डाउट रखना चाहते थे, क्लियर लैंग्वेज में रखना चाहते थे, ऐसे ग्रुप के ये बने लीडर। हाँ, फिलिप लार्किन, जिनका फुल नेम फिलिप आर्थर लार्किन है, 9 अगस्त 1922 को इनका जन्म होता है कॉन्वेंट्री इंग्लैंड के अंदर। 1940 में लार्किन एंटर करते हैं सेंट जॉन्स कॉलेज में ऑक्सफोर्ड के अंदर, और वहाँ ये स्टडी करते हैं इंग्लिश लिटरेचर। आगे बढ़िए, देखिए 1955 से 1985 का जो टाइम रहता है इनका, उसमें लार्किन अपॉइंट होते हैं लाइब्रेरियन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हल। यानी हल के अंदर इनकी बहुत पहचान रही, और ये अपनी लाइफ का जो लास्ट ईयर है, मतलब इनकी जिंदगी का जो आखिरी साल 1985 है, तब तक ये वहां पर रहे। ही हेल्ड दिस पोजीशन फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों तक, अंटिल हिज डेथ। He was an incredibly effective administrator, overseeing a massive expansion of the library's size and technology. इन्होंने लाइब्रेरी के साइज, टेक्नोलॉजी से इनको बहुत एक्सपेंशन किया अपने लाइफ टाइम के अंदर। लार्किन कल्टिवेटेड द पर्सोना ऑफ द हर्मिट ऑफ हल। इनको हर्मिट ऑफ हल के रूप से भी जाने जाने लगे, यानी वहां के संत। ठीक है, क्लेमिंग टू लिव अ बोरिंग आइसोलेटेड लाइफ फार फ्रॉम द लिटरेरी सेंटर्स ऑफ लंदन।
लिटरेरी करियर की बात कर लेते तो 2 नॉवल इन्होंने लिखे अपने यूथ के टाइम पे, एक जिल और दूसरा था एक गर्ल इन विंटर। लेकिन बाद में छोड़ दिया इन्होंने फिक्शन और इनका फोकस ना कंप्लीटली पोइट्री पर आ गया। कुछ यहाँ पर लिखी भी है आपके सामने 4, द नॉर्थ शिप, द लेस डिसीव्ड, द विट्सन वेडिंग्स और हाई विंडोज। ये कलेक्शन है एक तरह से इनके। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हाई विंडोज in 1974, लार्किन्स पोइटिक इंस्पिरेशन लार्जली ड्राइड अप, और फिर स्पेंड किया इन्होंने अपना फाइनल डिकेड फेमसली स्टेटिंग कि आई डोंट वांट टू गो अराउंड प्रिटेंडिंग टू बी माई सेल्फ। मतलब जानते हैं आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि मैं सिंपली, अगर मैं बताऊं सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, तो पोइट ये कह रहा है कि उसे अपनी असली पहचान का नाटक करना पसंद नहीं है। जब इंसान सोसाइटी के दबाव में आकर अपनी फीलिंग्स, सोच या सच्चाई को जब छुपाने लगता है ना, तो वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। जैसा वो खुद है वो वैसा दिखा नहीं पाता सोसाइटी के दबाव में आके। हाँ, तो कह रहे कि मुझे ऐसी ऐसी आई डोंट वांट टू गो अराउंड प्रिटेंडिंग टू बी माई सेल्फ, कि मैं जो हूँ ना वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो डोंट वांट टू गो अराउंड। तो लार्किन की जो बात है ना, ये दिखाती है कि थक चुका है वो हर वक्त खुद को, मतलब खुद जैसा दिखाने की कोशिश करते करते, कि बता नहीं पा रहे कि वो जैसा है वैसा वो बता नहीं पा रहे, कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता जहां मुझे खुद होने का भी नाटक करना पड़ता है। ठीक है, तो 1984 में क्या हुआ? 1984, फॉलोइंग द डेथ ऑफ जॉन बैट्समैन, लार्किन वॉज ऑफर्ड द प्रेस्टिजियस पोजिशन ऑफ पोइट लॉरेट। पोइट लॉरेट की इनको पोजिशन मिल गई, और फिर उसके बाद पोइट लॉरेट बने, है ना। फिर उसके बाद में ही डिक्लाइन फीलिंग ही हैड नो मोर पोइट्री टू राइट और डिसलाइकिंग द पब्लिक अटेंशन। लार्किन बीमार पड़ गए और उनको एसोफेगल कैंसर जो है वो डिटेक्ट हुआ। 1985 में इनकी डेथ हो गई, दिसंबर 2, 1985 में। 63 के थे ये। एसोफेगल क्या है? एसोफेगल जो है, अगर अपन बहुत ही आम भाषा में अगर बताएं ना, तो जो अपनी ग्रास नली होती है, खाने की नली है ना, उसका कैंसर वो इनको हो गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो चलिए अब हम कर लेते हैं मेन अपना जो काम है ना, क्या? इस पोएम को इजी करना, इजी लिटरेरी लेसन, यानी ये जो एक लिटरेरी वर्क है हमारे सामने, इसको हमने इजी बनाना है, इजी तरीके से आपको समझाना है। और देखिए वोकैबुलरी आपके सामने है, तो इस चीज़ से तो घबराना ही मत कि ये वर्ड जो है इनका क्या मतलब है। डिक्शनरी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सामने डिक्शनरी है, आपको सिर्फ देखना है इधर। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट लाइन देखिए, वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट। पहला वर्ड थर्ड दे रखा है यहाँ पे, एक डल हैवी साउंड आता है जब हम दरवाजे को देके मारते हैं ना, जोर से आवाज आती है ना, धड़ाम से, वो वाली धप्प से, मतलब जैसे बंद होता है ना वो। अनदर चर्च, मैटिंग सीड्स एंड स्टोन एंड लिटिल बुक्स, स्प्राउलिंग ऑफ फ्लावर्स कट फॉर संडे। रीडिंग करने की तो नीड ही नहीं है ना, तो रीडिंग में टाइम क्यों वेस्ट करें। अपन करते हैं इसको एक्सप्लेन। कहता है वंस आई एम श्योर, कि जब मुझे यकीन हो जाता है कि देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। चर्च में गए हैं हमारे राइटर, चर्च में गए हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब मुझे ये श्योर हो गया ना कि अंदर कुछ भी नहीं चल रहा, चर्च में प्रीचेस वगैरह चलते रहते हैं जैसे, तो कह रहे जब मुझे यकीन हो जाता है कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं अंदर कदम रखता हूँ। आई स्टेप इनसाइड, अंदर कदम रखता हूँ। और क्या होता है? लेटिंग द डोर थर्ड शट, और दरवाजे को धप्प से बंद होने देता हूँ, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, दरवाजा अपने आप बंद हुआ, धप्प से हो गया। अनदर चर्च, मैटिंग सीट्स, एक और चर्च, यानी देखता हूँ कि एक और चर्च में देखने आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइकिलिंग की इनकी हैबिट थी, इनका फोन था, साइकिलिंग क्या करते थे, जो कंट्री साइड के जो चर्च होते थे ना, उनको ढूंढ, मतलब एग्जामिन करते हुए घूमते थे, उनको देखते थे कि उनकी क्या कंडीशन है। तो अनदर चर्च, एक और चर्च वो देख रहे हैं जहाँ पे फर्श पे चटाइयाँ, फर्श की चटाइयाँ, सीट्स, स्टोन एंड लिटिल बुक्स, वहाँ पे चटाई भी है, सीटें भी हैं, पत्थर भी हैं, छोटी किताबें भी हैं, और साथ ही साथ फूलों का ढेर भी है जो कट किए गए थे संडे के लिए, रविवार के लिए, संडे के लिए, लेकिन कैसे हो गए हैं? ब्राउनिश हो गए हैं, फ्रेश नहीं रह गए हैं, है ना। और साथ में कुछ ब्रास का, यानी कुछ पीतल का सामान है। अप एट द होली एंड, कुछ पीतल का सामान है छोटा, वहां पर नीट एक ऑर्गन पड़ा है, बहुत साफ सुथरा सा। मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस है वहाँ पर, जिस ऐसी खामोशी जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। सीलन है वहाँ पे, कुछ डिस्पेयर सी नजर आ रही है। भगवान जाने कब से, कह रहे हैं कि गॉड नोज हाउ लॉन्ग, भगवान जाने कब से यहाँ पर ये सब कुछ है। एक खामोशी, सीलन भरी, तनाव से भरी हुई, एक साफ सुथरा सा यहाँ बाजा रखा है, कुछ यहाँ पे हॉली थिंग्स रखी हैं, पवित्र चीजें रखी हुई हैं।
अब बिना टोपी उतारे हेडलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। बिना टोपी के, मतलब टोपी मैंने नहीं पहनी है सर पे, और मैं क्या उतारता हूँ, अपने साइकिल क्लिप्स को उतारता हूँ, क्योंकि साइकिलिंग की आदत थी, मैंने बताया आपको। साइकिल क्लिप्स क्या है? साइकिल क्लिप्स जो है ये मेटल के क्लिप्स होते हैं, वॉर्न किए जाते हैं अराउंड एंकल्स, जो हमारी एंकल्स होती है ना, ताकि ट्राउजर को हम क्या कर सके, बाइक की चैन में ना आए, इसलिए उसको बचाने के लिए हम इसे पहनते हैं साइकिलिंग करते समय। तो कह रहे मैं उसको हटा रहा हूँ, साइकिल क्लिप्स को अपनी को उतार रहा हूँ। तो कैप वगैरह की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि किस चीज के ऊपर ध्यान दिया कि मैं इनको हटा दूं। ठीक है, अब आपके सामने एक माहौल जो है वो मैं बताती हुई क्या है। राइटर जो है वो चर्च में गए हैं। एक चर्च है जिसके अंदर पहले की तरह कुछ भी रूटीन से नहीं होता, लेकिन देखते हैं कि चर्च वैसा का वैसा ही जैसा हुआ करता है। वही मैट है, सीट है, स्टोन है, लिटिल बुक्स हैं, फूल भी हैं, सब कुछ है। लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ एक खामोशी है, वहाँ एक उदासी है, शांति है, और भगवान जाने कब से है। ठीक है, चलिए पोएटिक डिवाइसेस देख लीजिए आप। ओनोमेटोफिया, थर्ड शट आया ना जो वर्ड थर्ड, ये है क्योंकि ये साउंड कर रहा है, बहुत ही हैवी डल नॉइस ऑफ ए थिक वुडन डोर क्लोजिंग ना, ये जोड़ देता है कि सॉलिडनेस है चर्च के अंदर। हाउ द स्पीकर इज सडनली सील्ड ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। मेटाफर आता है यहाँ, ब्रीव्ड गॉड नोज हाउ लॉन्ग। तो साइलेंस यहाँ मेटाफरिकली डिस्क्राइब की गई है, ब्रीव्ड। ये कंपेयर करती है कि एयर जो है ना अंदर चर्च के, वो मतलब एक फर्मेंटेड है। इट सजेस्ट दैट द एयर इज थिक स्टेल। ऑक्सिमोरन, हाउ ऑकवर्ड रेवरेंस। रेवरेंस इंप्लाई करता है डीप रिस्पेक्ट एंड ग्रेस को। ऑकवर्ड क्या, जो क्लमजीनेस है उसके लिए। प्लेसिंग देम टुगेदर कैप्चर्स द मॉडर्न डायलेमा, द स्पीकर वांट्स टू शो रिस्पेक्ट। कि मॉडर्निटी ऐसी आ गई है कि लोग चर्च मतलब धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी देखो रिस्पेक्ट तो दे ही रहे हैं ना, कि मैं अपने क्या साइकिल फ्लिप्स जो है वो उतार रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइंस क्या कहती है। मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड। द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, क्लीन्ड और रेस्टोर्ड। कि आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, चर्च में एंट्री करी थी अभी, तो गेट बंद हुआ था, अब कह रहे मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ता हूँ। अपना हाथ जो है वो एक कहाँ डालता हूँ, एक मतलब हैंड अराउंड द फोंट। फोंट एक स्टोन बेसिन है चर्च के अंदर, यूज फॉर बैप्टिज्म, नेमिंग सेरेमनी के अंदर काम आता है। एक मतलब बहुत ही पवित्र सा कुंड मान लो आप, उसके ऊपर फेरता हूँ अपना हाथ। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, जहां से मैं खड़ा हूँ। रूफ लगभग कैसी लग रही है, नई लग रही है। अब नई है इसका मतलब हो सकता है साफ की गई हो या फिर दोबारा बनाई गई हो, कौन जानता होगा। कहते मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता। माउंटिंग द लेक्चर, जो लेक्चर वहां पे जैसे प्रीच वगैरह किया जाता है, तो एक मेज रखी होती है, मेज जैसे लेक्चर स्टैंड होता है अपने क्लासरूम में, उस तरीके से कि पढ़ने की मेज पर चढ़कर मैं ये सब चीजें ध्यान से देखता हूँ। मतलब वहां पे खड़े हैं वो लेक्चर स्टैंड के पास में, और वहां ये सारी चीजें वो ध्यान से देख रहे हैं। हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस। अब देखिए इमेज बनती जा रही है हमारे माइंड में। हमने फर्स्ट जो स्टैंजा पढ़ा उसके अंदर हमें पता लगा कि राइटर ने एंटर किया है चर्च में। अब हमें यहाँ पता लग रहा है कि वो थोड़े से और आगे बढ़े, अंदर गए चर्च में, और उस प्लेस पर पहुंचे हैं जहां पर खड़े होकर प्रीच किया करते हैं, उस लेक्चर स्टैंड के पास में। और वहां से सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि एक बहुत ही हॉली सा एक वेसल है या एक पवित्र कुंड है जिसके ऊपर वो हाथ फेरते हैं, वहां पर खड़े हैं, छत को देख रहे हैं, उन्हें नई लग रही है। तो छत हो सकता है या तो साफ हो या फिर उसकी मरम्मत की करवाई गई हो। कह रहे कोई जानता होगा पर मैं नहीं जानता, समवन वुड नो, कोई जानता होगा कि क्या पता क्या करवाया, पर मैं नहीं जानता। अब पढ़ने की जो मेज है, कह रहे वहां पे चढ़कर मैं ध्यान से देखता हूँ, कुछ कुछ रोबदार जो है ना, बड़े बड़े अक्षर वाली, वहां पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। बातें कैसी, जिन्हें आयत कहा जाता है, जो बोलते हैं। तो कहते उनसे loudly that I would mean the echoes sneaker briefly. Back at the door, I signed the book. Donate an Irish sixpence. Reflect the place was not worth stopping for. कह रहे मैं बड़े बड़े अक्षरों वाली वहां आयतें हैं उनको बोलता हूँ, और कहीं जोर से, जितना मैंने सोचा था उस मतलब उतना जोर से वो उसके अंदर चर्च में गूंज उठती है। थोड़ी देर के लिए तो गूंज आती है, और वापस दरवाजे पर पहुंचता हूँ, वहां पे एक बुक में साइन करता हूँ, और वहां पर एक सिक्का दान करता हूँ, आयरिश 6 पेंस। एक सिक्का दान करता हूँ, आयरिश, एक कॉइन ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू, 6 पेंस। जो इंग्लैंड में उस टाइम की बात हो रही है, तो 6 पेंस की बात बता रहे हैं यहाँ पे।
तो रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, सोचता हूँ कि ये जगह रुकने लायक नहीं थी। मतलब सिर्फ मैंने इतना किया, उसको एग्जामिन किया अच्छे तरीके से, जो फॉर्मेलिटी होती है वो सारी मैंने करी, वहाँ लिखा था उसको जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करी, और उसके बाद में मैं दरवाजे के पास में आया, वहाँ एक बुक थी जिसमें मैंने सिग्नेचर करे, और सिग्नेचर करने के बाद एक आयरिश सिक्का, एक कॉइन जो है वो मैंने वहाँ डोनेट कर दिया। और फिर सोचा, रिफ्लेक्ट मीन्स सोचा कि द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, ये जगह रुकने लायक नहीं थी। Personification here, the echoes snigger briefly. Larkin gives human quality here. Sound है ना snigger, एक suppressed mocking laugh होता है। ये suggest करता है that the church building itself is laughing at the speaker, कि जैसे वो जो वहाँ की बिल्डिंग है ना, वो भी जैसे उस पर हंस रही हो। ओके, आयरनी कि डोनेट एन आयरिश सिक्सपेंस। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि देयर इज अ शार्प आयरनी, क्योंकि चैरिटेबल एक्ट है, दान किया है, और आयरिश सिक्सपेंस वॉज नॉट लीगल टेंडर इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, तो इट हैड नो वैल्यू देयर। हाइपर फोरा कि क्वेश्चन एंड आंसर दोनों एक साथ है, कि साफ किया गया होगा या फिर रिस्टोर्ड किया गया, तो समवन वुड नो, आई डोंट। ये स्पीकर रेज कर रहे हैं क्वेश्चन अबाउट द आर्किटेक्चर एंड इमीडिएटली शट्स इट डाउन। अपने आप ही जवाब दे दिया, अपने आप ही सवाल कर लिया। जस्टापोजिशन यानी बिल्कुल एकदम अपोजिट, कि लार्ज स्केल वर्सेस ग्रैंड इंपॉर्टेंट रिलीजियस क्लेम, ये जस्टापोज्ड है विद द आयरिश सिक्सपेंस। एक तो इतनी बड़ी बात करी, और फिर उसके बाद में छोटा सा मतलब एक सिक्का डाला जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी दान के लिए। येट स्टॉप आई डिड, फिर भी मैं रुका। पहले सवाल आया कि रुकने लायक जगह नहीं थी, कह रहे येट स्टॉप आई डिड, फिर भी मैं रुका। इनफैक्ट आई ऑफन डू, असल में जैसा कि मैं करता ही हूँ, चर्च में जाता हूँ, देखता हूँ, रुकने लायक लगता नहीं है लेकिन फिर भी मैं रुकता हूँ, यानी अक्सर जैसा मैं करता हूँ मैंने किया। एंड ऑलवेज एंड मच एट ए लॉस लाइक दिस, और हमेशा इसी तरह असमंजस में पड़ा रहता हूँ, हमेशा हमेशा। वॉन्डरिंग वट टू लुक फॉर, ये सोचता हूँ कि क्या ढूंढूं। वॉन्डरिंग टू when churches fall completely out of use, what we shall turn them into, ये सोचता रहता हूँ कि जब पूरी तरह से चर्च बेकार हो जाएंगे हम उसे किस में बदल देंगे। यानी आज लोग जो है धर्म से इतना दूर हो गए हैं, चर्च में लोग आते नहीं है, खाली पड़ा रहता है चर्च। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब बिल्कुल ही कंप्लीटली आउट ऑफ यूज हो जाएंगे ये, तो फिर हम चर्च को किस चीज में बदलेंगे। अब आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे बड़े बड़े महल हैं, किले हैं, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं ना, राजस्थान के अंदर तो किले बहुत है, ठीक है, वहां कोई रहता नहीं है लेकिन लोग देखने जाते हैं। अब देखने के लिए उसको जाते हैं तो वो क्या है, वो नेशनल एक हेरिटेज की तरह है, एक मॉन्यूमेंट है, तो उनको हम देखने के लिए जाते हैं। तो चर्च ये कह रहे हैं कि चर्च जब कंप्लीटली यूज के बाहर हो जाएंगे तो क्या वो मॉन्यूमेंट बनेंगे, बस खाली एक मॉन्यूमेंट रह जाएंगे कि लोग जाएंगे और देखेंगे, वो एक नेशनल हेरिटेज बन के रह जाएंगे। तो कह रहे व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, dear parchment, plate and figs in locked cases, and let the rest rent free to rain and sheep, shall we avoid them as unlucky places, कि हम उसे किस चीज में बदलेंगे। कुछ जो कैथेड्रल्स है ना, कुछ कैथेड्रल्स जो हैं उनको क्या हम सिर्फ एक देखने की जगह बनाकर छोड़ देंगे, उनके अंदर जो कुछ भी रखा है, यानी पार्चमेंट है या प्लेट है या फिर कुछ भी, फिग्स का मतलब होता है स्मॉल कंटेनर यूज टू कैरी द सैक्रेड कम्युनियन ब्रेड, लॉक्ड केसेस, कुछ भी वहाँ रखे हैं बंद किए हुए बक्से, बस उनके अंदर रख देंगे क्या सारी चीज़ों को, और बाकी का छोड़ देंगे। जैसे चर्च के अंदर या मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं और रखी होती हैं। अब चर्च के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं और रखी रहती हैं। कैंडल्स रखी होती है, छोटी छोटी बुक्स रखी होती है जिनको पढ़ना होता है, फ्लावर्स रखे होते हैं। तो कह रहे ये इन सारी चीज़ों को, और वो जो एक हॉली वेसल के बारे में बात की वो रखा होता है, कह रहे कि इन सारी चीज़ों को एक बॉक्स के अंदर लॉक करके रख देंगे, लोगों के लिए क्या, और बाकी का क्या करेंगे, रेस्टोरेंट फ्री, बाकी को रेंट फ्री करके छोड़ देंगे कि आओ और देख कर चले जाओ। किसके लिए, शीप के लिए, कि भेड़ आकर यहाँ पर घुमा करेंगी क्या। शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, या हम इसे मनहूस जगह समझकर छोड़ देंगे, सॉरी, मनहूस जगहों के रूप में हम इन्हें छोड़ देंगे या फिर बेच देंगे। इसका मतलब क्या है, चर्चेज की कंडीशन की बात हुई है यहाँ पे, कि अक्सर मैं रुकता हूँ जैसा कि मैं करता हूँ और असमंजस में पड़ जाता हूँ और बात को इस तरीके से खत्म करता हूँ, ये सोचते हुए कि क्या ढूंढूं, ये सोचते हुए कि चर्च जब पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे तो हम उसे किस में बदलेंगे, क्या रखेंगे। हाँ, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको ताले में बंद करके रख देंगे,
और फिर ये जो बिल्डिंग है इसको छोड़ देंगे यूं का यूं कि यहाँ पे आकर भेड़े जो हैं वो आया करेंगी और जाया करेंगी, या फिर इसको बेच देंगे क्योंकि ये जगह बहुत मनहूस हो गई, लोग यहाँ आते नहीं है इसलिए बेच देंगे। कंडीशन की बात हो रही है ना। तो यहाँ वोल्टा आया है, चेंज आया है ना कि यट स्टॉप आई डिड। तो ये वर्ड जो ना यट, ये एक्ट कर रहा है एज अ वोल्टा, शिफ्ट कर रहा है पोएम को। until this moment the speaker has been dismissive, not worth stopping for. now he contradict himself actually. कॉन्ट्रास्ट है तो लार्किन क्रिएट कर रहे हैं दो अपोजिंग इमेजेस को फ्यूचर के अंदर कि क्या हम इसे म्यूजियम की तरह यानी लॉक्ड केसेस बनाकर छोड़ देंगे क्रॉनिकली ऑन शो, या फिर ये बिल्कुल एकदम बंजर जगह हो जाएगी, क्या हो जाएगा, या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रिपीटेशन आया है, वॉन्डरिंग वॉन्डरिंग रिपीटेशन है तो आप लिखेंगे। रिटोरिकल क्वेश्चन भी आया है कि शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस। हाँ, ये स्टेंजा एंड होता है इस चीज के साथ में। नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। और ऑफन डार्क विल ड्यूबियस वीमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन। और या फिर अंधेरे के बाद में ड्यूबियस वीमेन कम, ड्यूबियस मीन्स हेजिटेट करती हुई, डाउट करती हुई, या फिर सस्पेंशन के अंदर कुछ औरतें आएंगी, जैसे मंदिर में मस्जिद में जाती हैं औरतें, हाँ, और वहाँ के जगह को, वहाँ के पत्थर को बहुत पवित्र मानती हैं, टच करके आती हैं, माथा अपना टिकाती हैं, वहाँ पे हाथ जोड़ती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि क्या अंधेरा हो जाने के बाद में कुछ औरतें यहाँ पर आएंगी अपने बच्चों के लिए, देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन, किसी पत्थर को छूने के लिए आएंगे अपने बच्चों के लिए ताकि उनके भले के लिए कुछ मांग सकें। पिक सिंपल फॉर अ कैंसर, या फिर कुछ सिंपल्स लेने आएंगे। सिंपल्स का मतलब मेडिसिन से रिलेटेड हर्ब्स वगैरह जो होती हैं, प्लांट्स जो सिंपली क्योर करने के काम आता है, या फिर यहाँ कुछ हर्ब्स वगैरह लेने के लिए आएंगी फॉर अ कैंसर। अब देखो ये जो वर्ड ना कैंसर यूज किया है ये इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रहा है। हमने आपको बताया था ना 1985 में इनकी डेथ हुई थी और वो ड्यू टू कैंसर हुई थी। तो पिक सिंपल्स फॉर अ कैंसर और ऑन सम एडवाइज्ड नाइट सी वॉकिंग अ डेड मैन, या फिर जड़ी बूटियां चुनने आएंगी, किसी खास पत्थर को छूने आएंगी, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगने आएंगी, या फिर किसी बताई गई रात को किसी मुर्दे को चलते हुए देखने आएंगी कि भाई यहाँ पर ना कोई हमने देखा है, कोई भूत भूत रहता है, उसलिए आएंगी। तो पावर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन रिडल्स सीमिंगली एट रैंडम, यानी खेलों में पहेलियों में शायद किसी न किसी तरीके से ये परंपरा जो है चलती रहेगी। बट अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस लाइक बिलीफ मस्ट डाई, विश्वास की तरह कह रहे कि मस्ट डाई एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन, ग्रास, वीडी पावमेंट, ब्रैम्बल्स, बटर स्काई। अंधविश्वास के चले जाने पर क्या बचता है? अगर किसी जगह पर जैसे मंदिर है, मस्जिद है, या गुरुद्वारा है, या फिर कहिए कि चर्च है, अगर विश्वास है, हाँ, अब उसको आप अंधविश्वास कह लो या विश्वास कह लो, इंसान तभी जाता है वहां पे। कह रहे कि लेकिन अंधविश्वास विश्वास की तरह ही कह रहे मरना ही होगा, और अविश्वास के चलते क्या बचता है देखा जाए तो? अगर कोई भी जगह है विश्वास के दम पर ही चलती है, वो विश्वास अगर चला गया तो क्या रह जाएगा? ग्रास, विडी पावमेंट, ब्रैम्बल्स, बटर स्काई, झाड़ियां, आकाश, जंगली रास्ते, घास, बस यही तो बच जाएगा। देखिए सिमिली और पैराडॉक्स आया यहाँ पे। सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई, लार्किन यूज कर रहे हैं सिमिली को कंपेयर करने के लिए सुपरस्टिशन को जो रिलीजियस बिलीफ के साथ। वो आर्ग्यू करते हैं कि दो साइड हैं एक कॉइन के, एक विश्वास और दूसरा तो वो विश्वास मतलब किसी चीज को देखा नहीं फिर भी भरोसा करते हैं। तो पैराडॉक्स हियर इज दिस, हिज क्लेम दैट बोथ मस्ट डाई। यूजुअली वी थिंक सुपरस्टिशन सर्वाइव when religious fail, but Larkin argued that eventually even the superstition will fade away, leaving a total void. Rhetorical question भी आया है कि and what remains when disbelief has gone, क्या बच जाएगा? disbelief जब चला जाता है तो क्या बचता है ना? आगे देखिए लैक ऑफ कंजक्शंस, ग्रास, वीडी, पावमेंट, कोई कंजक्शन यूज नहीं करी है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? एसिडेंटल। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कहती है। ए शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, शेपलेस, एक शेप एक आकार जो लेस रिकॉग्नाइजेबल होगा, यानी धीरे धीरे हर हफ्ते कम पहचाना जाएगा। एक पर्पस मोर ऑब्सक्योर, एक उद्देश्य जो धुंधला सा है। आई वॉन्डर हु विल बी द लास्ट, मैं यही सोच रहा हूँ कि एक दिन वो कौन सा होगा या वो शख्स कौन सा होगा जो आखिरी होगा यहाँ पर आने वाला, बिल्कुल आखिरी।
जो ढूंढेगा टू सीक दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज, जो ये ढूंढेगा कि ये जगह आखिर थी किस चीज के लिए, ये चर्च जो है किस लिए था। वन ऑफ द क्रू दैट टैप एंड जॉट एंड नो व्हाट रूड लॉफ वर some ruin Bible, Randy for antique, or Christmas addict, counting on a whiff of gown and bands and organ pipes and mark. कि एक शेप जो हर हफ्ते कम पहचाना जाएगा, एक एम जो थोड़ा धुंधला हो रहा है। मैं सोचता हूँ यानी धीरे धीरे लोगों का चर्च जाना कम हो रहा है, लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कौन होगा आखिरी, बिल्कुल आखिरी, जो ये ढूंढेगा कि इस जगह को उस रूप में जो पहले थी उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। क्या वो उन लोगों में से एक होगा जो लिखते हैं, जानते हैं कि रूड लॉफ्ट कौन थे। रूड लॉफ्ट एक गैलरी इनसाइड ए चर्च अबाउट द स्क्रीन सेपरेटिंग द कॉर, कि रूड लॉफ्ट क्या थे। या फिर कोई खंडरों का प्रेमी जो खंडरों के बारे में जानकारी रखना चाहता है, र्यून बाइबर, कोई वो। या फिर कोई पुरानी चीजों का प्रेमी जो पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा ढूंढना चाहता है, उनके बारे में पता लगाना चाहता है, वो कौन होगा। या फिर कहिए कि क्रिसमस का एडिक्ट जिसको क्रिसमस से बहुत प्यार है, जो उम्मीद कर रहा हो कि एक महक यहाँ से आएगी, यहाँ पे फिर से ऑर्गन जो है वो बजेंगे, पाइप जो है वो बजेंगे। या फिर एक मायर का मतलब होता है एक फ्रेग्रेंट गम है जिसे अपन घर में पूजा में यूज करते हैं, लोबान, उसके लिए यूज किया है कि उसकी महक आएगी। क्या कह रहे कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, कि जैसे मैं आया हूँ ढूंढने के लिए, ऐसा कोई तो होगा, कोई तो आखिरी होगा जो आएगा। कौन होगा वो? तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, कौन कौन हो सकते हैं वो, उनके बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है ना, वो चर्च का पूरे तरीके से है ना, पूरे तरीके से जैसे पतन नहीं हो जाता, खत्म बिल्कुल, उसकी कल्पना कर रहे हैं कि उसने इमारत को तब तक सड़ते हुए देखा जब तक कि घास कांटेदार झाड़ियों से ज्यादा कुछ भी नहीं रह जाती है। कह रहे अंधविश्वास और विश्वास दोनों मर गए। तो यहाँ पर वो अपना ध्यान है ना इमारत से हटाकर लोगों पर अब सेंटर कर रहे हैं, कि इस खंडर के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, कि यहाँ पर एक सवाल कर रहे हैं कि वो आखिरी आदमी कौन होगा जो ये समझकर इस चर्च में आएगा कि क्या हुआ करता था यहाँ पे पहले। कई अलग अलग तरह के लोगों का यहाँ पे बात करता है, जैसे कि हिस्टोरियन है, कोई इतिहासकार है, या कोई पुरानी चीजों से प्यार करने वाला है, या कोई भावुक आदमी है। तो अंत में सोचने से पहले कि क्या लास्ट जो आने वाला है उसके जैसा कोई होगा, ये चीज करके इस स्टेंजा को वो खत्म करते हैं कि कौन होगा, क्या मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा कोई, जैसे मैं आया हूँ ढूंढता ढूंढता से कोई आ जाएगा। पैरेललिज्म है, ए शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल, ए पर्पस मोर ऑब्सक्योर। लार्किन ने यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर यूज किया है लिंक करने के लिए फिजिकल बिल्डिंग को किसके साथ, स्पिरिचुअल मीनिंग के साथ। रिपीटेशन आया है, द लास्ट, द वेरी लास्ट, द लास्ट, द वेरी लास्ट। आयरनी, माई रिप्रेजेंटेटिव फाइनल डिवाइस है, यहाँ पे ट्विस्ट दे रही है जो, क्योंकि ये मजाक है एक तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड, अनइन्फॉर्म्ड, नोइंग द घोस्टली सिल्ट डिस्पर्स्ड, कि कोई उबा हुआ, अनइन्फॉर्म्ड, अनजान, ये जानते हुए कि यहाँ पर अब कुछ नहीं है, बस मतलब जैसे भूत प्रेत रहते हैं जैसे। यट टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, फिर भी इस जमीन के क्रॉस की ओर आता हुआ। यहाँ पर कौन आएगा, मतलब कौन इसको आकर संभालेगा, कौन इस चीज इसको आकर मतलब देखेगा एक तरह से। वो बता रहे हैं यहाँ पे ना, वो क्या सवाल कर रहे हैं कि यहाँ कोई कौन होगा जो मतलब मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यहाँ वो बताना चाह रहे हैं एक सेकुलर व्यक्ति आदमी है जिसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उबा हुआ या अनजान आदमी होगा। फिर भी वो बताते हैं कि चर्च की ना इम्पोर्टेंस वो हमेशा बनी रहेगी, मैग्नेट की तरह चर्च अपनी तरफ खींचेगी, और इंसान को जरूरत पड़ेगी जन्म के टाइम, शादी के टाइम और मरण के टाइम, जरूरत पड़ेगी चर्च की। तो चर्च जो है ना वो अपना जो एग्जिस्टेंस है वो कभी भी खत्म नहीं होने देगा। यहाँ पे लार्किन जो है ना फेथ के नुकसान को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्चुअली। घोस्टली सिल्ट करते हैं ना, सिल्ट का मतलब होता है जैसे गीली मिट्टी, मतलब गीला कीचड़ जैसे, उस तरीके से। सॉरी। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो आस्था की जो नदी है ना सूख गई है, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया है, जैसे भूतिया कोई जगह होती है ना उस तरीके से बच गया है, यानी जादू जो है ना, चाम जो है ना चर्च का खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बिना भी ना लंबे समय तक
लोग यहाँ आएंगे, शादी, जन्म और डेथ के बारे में जब विचार करेंगे ना तो ज़रूर आएंगे। तो ये जो वर्ड है ना, लाइफ को सेफ रखने का, ये कह रहे कि चर्च के बिना नहीं रखा जाएगा। ये जो 3 मेन घटनाएं होती है हमारी ज़िंदगी की, वो चर्च में ही होंगी। ठीक है, तो देखिए, ओनली इन सेपरेशन, मैरिज एंड बर्थ, सेपरेशन, डेथ, मैरिज, बर्थ, डेथ, इनके अंदर तो ज़रूर जो है ना चर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो चर्च के अंदर चाहे कितने ही ख़त्म हो गया हो लोगों का विश्वास, लेकिन इसके लिए बनाया गया था, यही विशेष चीज़ें थी। हालांकि करें, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि इस अकॉर्डेड फ्रॉस्टी बार्न इज वर्थ, फ्रॉस्टी का मतलब था स्टेल, वार्म, जो ब्रिटिश स्लैंग होती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है कि जो सजा धजा जो खलिहान है ना, इसकी क्या कीमत है मुझे नहीं पता। यहाँ मौन में खड़े रहना अच्छा लगता है बस खाली, इट प्लीज़ मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, कि मुझे सिर्फ यहाँ पे मौन खड़ा रहना अच्छा लगता है, मुझे इसकी कीमत का नहीं पता। लेकिन मेरा विचार ये है कि ये 3 मेन चीज़ें जो है ना हमारी ज़िंदगी की, उसके लिए इसे बनाया गया था, और इसके लिए तो ये हमेशा ही जैसे काम आएगा। देखिए, मेटाफर है घोस्टली सिल्ट, लार्किन यूज़ करते हैं यहाँ पे जियोलॉजिकल मेटाफर। ये सिल्ट की बात होगी ना तो जियोलॉजिकली है। अच्छा, पैराडॉक्स है फाउंड ओनली इन सेपरेशन। हाँ, तो लार्किन आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे एक पैराडॉक्स मॉडर्न लाइफ का, कि इन द पास्ट द चर्च यूनाइटेड ऑल मेजर लाइफ इवेंट। पास्ट के अंदर बर्थ, मैरिज और डेथ, इसको सेलिब्रेट करने के लिए, देखिए इसकी शुरुआत करने के लिए चर्च की जरूरत पड़ती थी, इसी एक छत की जरूरत पड़ती थी। तो टुडे दीज इवेंट्स आर सेपरेटेड इनटू स्पेशलाइज्ड sterile places, hospital for birth, registry offices for marriage and crematories for death। लेकिन फिर भी चर्च की ज़रूरत जो मानने वाले हैं उनको फिर भी पड़ेगी। यानी जगह बदल गई है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो इसकी आएगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नकारते हैं इस बात को। ए सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, यानी गंभीर जो धरती है ना उसका एक गंभीर घर है ये, यानी कुछ स्पेशल तो ये है। इन हुज ब्लेंट एयर ऑल आवर कंपल्शंस मेट, इसकी मिली जुली हवा में हमारी सारी की सारी मजबूरियां मिलती हैं, सारा कंपल्शन है, are recognized and robed as destinies and that much never can be obsolete। यहाँ नियति जो है ना वो लेकर तो आती है, ये कह रहे इतना कभी पुराना नहीं हो सकता, ये इतना कभी भी पुराना नहीं हो सकता। कितना? क्योंकि कोई ना कोई हमेशा खुद में हैरान करता रहेगा, एक मतलब इतना सीरियस जगह है ये कि यहाँ खींचा चला आएगा, मोर सीरियस ग्रेविटेटिंग पावर है इस ग्राउंड के अंदर, कोई ना कोई खींचा चला आएगा। जिसे उसने एक बार सुना था, यानी बुद्धिमान बनने के लिए ही सही। हाँ, ही वंस हर्ड वाज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, कि अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए ही सही। क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो चर्च है ना, चर्च के आसपास, चर्च यार्ड के अंदर डेथ हो जाने के बाद में लोगों को दफनाया जाता है, केवल इसलिए ही समझ लो कि इंसान यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो हकीकत से रूबरू होगा, वो जानेगा कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन जो है ना जिंदगी की वो यही है। तो इसको सीरियस बोला है। आप सोचिए कि सीरियस जगह है ये, सीरियस हाउस है सीरियस अर्थ की, कि बाकी चाहे किसी चीज के लिए आए ना आए, लेकिन इसके लिए ये जरूर आएगा। अपना मतलब मेडिटेशन जो है ना यहाँ पे एंड कर रहे हैं वो कह रहे कि चर्च हमेशा के लिए वैल्यूएबल क्यों बने रहेंगे। वो ये तर्क देते हैं कि जीवन और जो मृत्यु होती है ना, लाइफ और जो डेथ होती है ना, उसकी सीरियसनेस को एक्सेप्ट करने के लिए इंसान यहाँ पे आएगा। यहाँ आकर उसे पता चलेगा कि बर्थ जो है ना उसका लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो डेथ है। क्योंकि यहाँ क्या है, डेड लाई अराउंड, चारों तरफ जो है, जब डेड हो जाता है इंसान तो यहाँ पर दफनाया जाता है लाकर उसको। इस चीज को जानने के लिए आएगा। इसीलिए इसे गंभीर धरती पर गंभीर घर कहा गया है। इस मिली जुली हवा के अंदर हमारी सारी मजबूरियां मिलती हैं, पहचानी जाती हैं, और कहिए कि हमारी डेस्टिनी के रूप में सजाई जाती हैं। अरे वो इतना कभी पुराना नहीं हो सकता कि कोई मतलब कोई ना कोई हमेशा खुद में इस चीज के लिए हैरान रहेगा कि कितनी सीरियस जगह है ये। यहाँ पे बहुत सारे मुर्दे आसपास में लेटे हैं, तो इस चीज को सोचने के लिए ही जरूर आएगा, है ना। तो यहाँ ये एक सैड बात है लेकिन रियलिटी है। अब देखिए इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस को नहीं, रिपीटेशन आया है, सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ, सीरियस सीरियस
Metaphor here, robed as destinies. This is the central metaphor of the stanza. स्पीकर यहाँ आर्ग्यू करता है कि ह्यूमंस हैव बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट और कंपल्शन, अर्ज टू मैट, टू सर्वाइव एंड मोर्न. तो आउटसाइड द चर्च दीज आर जस्ट एनिमल अर्जेस, इनसाइड द चर्च दे आर रिकॉग्नाइज्ड. रोब्ड, ड्रेस्ड अप, रिचुअल सेरेमनी होती है भाई. कोई एक्सपायर हो जाता है तो भी, किसी का जन्म होता है तब भी, और शादी होती है तब भी. तो थ्रो दिस रोबिंग एंड मैटिंग अर्स बिकम अ मैरिज, अ डेथ बिकम्स अ फ्यूनरल. और जो चर्च जो है ट्रांसफॉर्म करता है ह्यूमन लाइफ को समथिंग डिग्निफाइड एंड डेस्टिन्ड. ओके, आयरनी है यहाँ पे. इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई अराउंड. तो पोयम जो है एंड होती है एक उदासी के साथ में, लेकिन बात समझने वाली है. उदासी जरूर है लेकिन बात समझने वाली है कि हकीकत यही है. ये जो आयरनिक ट्विस्ट यहाँ पे दिखाया गया है ना, कि लाइफ ऑफ द चर्च डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ डेथ. तो विजडम, इंसान को सच्ची अक्ल तो तभी आती है जब वो कब्रिस्तान में खड़ा होता है. ही फाइंड्स हिज मोमेंटो मोरी, रिमाइंडर दैट ही विल डाई. एक ना एक दिन मरेगा ज़रूर. ठीक है, तो पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमारी खत्म हो गई, लेकिन हम पोएम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. ऑथर के बारे में तो आपको पता कर चुके हैं. स्ट्रक्चर देख लेते हैं पोएम का क्या है भाई. 7 स्टेंजाज हैं इसके अंदर, और हर स्टेंजा के अंदर एग्जैक्टली 9 लाइन्स है. टोटल 63 लाइन्स की ये पोएम है. 9 लाइन स्ट्रक्चर इज लाइकली अ वेरिएशन ऑफ द स्पेंसेरियन स्टेंजा. स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है ना, उस टाइप से क्लासिक फॉर्म है यूज बाय पोइट्स लाइक कीट्स, स्पेंसर. राइम स्कीम यहाँ पे ये रही है हमारी A B C A D C D. ठीक है. लार्किन ऑफन यूजेस स्लांट राइम्स, यानी इम्परफेक्ट राइम्स लाइक होम, कम, स्टोन, ऑन, इस टाइप से, रादर देन परफेक्ट राइम्स. तो दिस रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स ऑकवर्डनेस एंड द फेडिंग सर्टेनिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ. मेटाफर है प्रीडोमिनेटली या आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर. मीटर की बात हो रही है, सॉरी. यहाँ आयम्बिक पेंटामीटर जो है वो यूज है ना, 5 बीट्स पर लाइन. हर लाइन के अंदर 5 बीट्स जो हैं वो आएंगी. ठीक है, अब हम बात करेंगे थीम की, और थीम के बाद में मैसेज पोएम का. द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन. पोएम एक्सप्लोर कर रही है इस आइडिया को कि क्या होगा व्हेन फेथ डिसअपियर्स. जब विश्वास जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, घोस्टली सिल्क बन जाएंगे सारी चीज़ें. तो परसिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी की इवन विदाउट गॉड ह्यूमन हैव अ नीड टू बी सीरियस. Mortality, the church is ultimately a place that forces us to confront death. So many dead lie around. बहुत सारे जो मर चुके हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं लेटे हुए हैं. हकीकत बताती है जिंदगी की चर्च हमें. मैसेज, द पोएम सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन मे डाई बट द ह्यूमन नीड फॉर रिचुअल एंड ग्रेविटी विल सर्वाइव. हमेशा रहेगी. तो वी नीड फिजिकल स्पेसेस, सीरियस हाउसेस वेयर वी कैन एक्नॉलेज द कंपल्शंस ऑफ लाइफ. जैसे कंपल्शन ही है, जिंदगी, बर्थ होता रहेगा, मैरिज भी होगी, डेथ भी होगी. तो अल्टीमेटली द चर्च रिमेन्स रेलेवेंट, नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, कि यहाँ भगवान रहे वो जरूरी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ डेथ. इट इज अ प्लेस वेयर वी गो टू ग्रो वाइज बाय रियलाइजिंग दैट वी टू विल ज्वाइन द डेड. हम भी एक ना एक दिन यहीं पर आकर बसेंगे. देखो इसको एक बार अपन है ना समराइज कर लेते हैं पोएम को, और भी अच्छे से आपको कुछ थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो वो क्लियर हो जाएगा. देखो, चर्च गोइंग जो है फिलिप लार्किन ने जो लिखी है, ये डिस्क्राइब करती है एक नॉन रिलीजियस मैन को जो कि विजिट कर रहा है एक रूरल चर्च में जो खाली पड़ा हुआ है. तो पोएम स्टार्ट होती है एक बहुत ही कैजुअल तरीके से, ऑलमोस्ट अनकेयरिंग टोन में शुरू होती है. स्पीकर जो है वहाँ अंदर घुसा है, दरवाज़ा बहुत धड़ाम से उसने बंद किया है. अपने सर को नहीं देखा कि सर ढक कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. वो पैर अपने साइकिलिंग जो करके गया है तो वो चीज़ वहाँ से उतार रहा है. तो स्पीकर चेक्स दैट नथिंग इज़ गोइंग ऑन. देखता है कि कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं हो रहा. तो वहाँ देखता है कि किस तरीके से वहाँ डस्टी सीट्स हैं, ओल्ड फ्लावर पड़े हुए हैं, मस्टी साइलेंस है. हाउएवर पोएम फिर शिफ्ट करती है, टर्न करती है. वो एडमिट करता है कि ऑफन स्टॉप्स एट दीज प्लेसेस, कि यूजुअली मैं ऐसी जगहों पे आ जाया करता हूँ और रुक जाता हूँ. ही स्टार्ट्स टू गैस अबाउट द फ्यूचर ऑफ रिलीजन. अब यहाँ खड़ा होकर ना वो धर्म के बारे में बात करने लगता है कि भविष्य में धर्म का क्या होगा, वट विल बिकम ऑफ चर्चेज. और जब धर्म खत्म होने लगेगा ना तो चर्च का क्या होगा. फेथ जब हमेशा के लिए चला जाएगा, विश्वास जब हमेशा के लिए लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगा, तो ही वंडर्स इफ दे विल टर्न इनटू म्यूजियम. क्या इन चर्च वगैरह को म्यूजियम बना दिया जाएगा, या फिर शीप वगैरह यहाँ पर आया जाया करेंगे, या फिर कुछ ओल्ड लक की बात करके से बेच दिया जाएगा, या कुछ औरतें यहाँ आएंगी किसी स्टोन को टच करने, या ऐसी बातें होती हैं. और एंड में वो डिसाइड करता है कि चर्च विल नेवर बी टोटली यूजलेस. कि चाहे आस्था खत्म हो जाए,
विश्वास चाहे लोगों का खत्म हो जाए, विश्वास के लिए चाहे लोग ना आए चर्च, लेकिन फिर भी लोग आएंगे। किस लिए आएंगे? क्योंकि ये एक सीरियस हाउस है, सीरियस अर्थ पर, ए प्लेस वेयर द डेड हेल्प्स लिविंग बिकम वाइज अबाउट देयर ओन एंड। अपनी जिंदगी के 3 मेन इवेंट्स, बर्थ, मैरिज एंड डेथ के लिए यहाँ आना पड़ेगा, उसको सम्मान देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी के आखिरी सच को जानने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ आएगा तो ही उसे हकीकत पता चलेगी। तो इस तरीके से चर्च गोइंग जो है वो अपना कंप्लीट होता है। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर किया करो, ताकि हर एक नीडी स्टूडेंट के पास में पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।